हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हिंदी साहित्य की तीसरी क्लास है। आज मैं बताऊंगी कि हिंदी साहित्य में आपको नोट्स कैसे बनाना है, जो एग्ज़ाम तक आपको उसको रिवीजन करने में आसानी रहे। मैं पिछला क्लास थोड़ा सा रिवीजन करूंगी जिससे आपके को रिवाइज हो सके। जैसा कि मैंने बताया था कि वार्ड में जो होता है मौखिक या लिखित भाषा को प्रस्तुत और अभिव्यक्त करना, ये वार्ड में हो गया। वार्ड में वाक प्लस मैं से बना है, वाक का वही भाषा हो गया। मैं वाक भाषा। अब भाषा क्या होता है? भाषा दो तरह की होती है, व्यापक और सीमित। भाषा आपकी दो तरह की होती है, व्यापक और सीमित हो गई। सीमित शब्दों की भाषा जो होती है मौखिक और लिखित होती है। सीमित शब्दों की भाषा मौखिक और लिखित होती है, जिसको हम हिंदी साहित्य की भाषा जो होती है वो सीमित है। अब और व्यापक में जो होता है पशु पक्षी संकेत सबकी भाषा आ जाती है। वार्ड में अब वार्ड में क्या है? वार्ड में वार्ता, शास्त्र, साहित्य। वार्ता जो होता है सामान्य बातचीत की भाषा, जो इसमें अर्थ का महत्व होता है। शास्त्र जो होता है सैद्धांतिक, जो हम भी किताबें पढ़ते हैं वो आपका शास्त्र ही माना जाता है। जो भी भाषा लिखी रहती है उसमें, जो किताबों में भाषा लिखी रहती है वो शास्त्र माना जाता है। उसमें अर्थ का, शब्द का महत्व होता है, और वार्ता में अर्थ का महत्व होता है। और जो साहित्य होता है ये दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा। अब इसमें क्या हो गया? साहित्य शब्द और अर्थ के बीच की प्रतिस्पर्धा है ही। दूसरा क्या होता है? इसमें समाज के व्यापक हित की भावना रहती है। समाज के व्यापक हित की भावना रहती है। तीसरा एक कि रमणीयता और सौंदर्य है। रमणीयता और सौंदर्य एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि एक सब्जेक्टिव। मेरा साहित्य की तीन शर्तें हैं। एक सब्जेक्टिव होनी चाहिए जिसमें रमणीयता और सौंदर्य एक मतलब कि एस्थेटिक टाइप का होती है, और जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होती है जैसे साइंस और मैथ हो गया, ये ऑब्जेक्टिव होती है। अब साहित्य की तीन शर्तें पूरी होती है। किसी चीज़ को साहित्य जैसे कह सकते हैं उसमें तीन शर्तें होनी चाहिए। ये हो गई आपकी। अब साहित्य तीन प्रकार की, जैसे पद्य, गद्य और चंपू काव्य जो होता है ये दोनों को मिश्रित करते हैं तो चंपू काव्य होता है। जैसे मैथिली शरण की यशोधरा, बस यही चंपू काव्य। और आपका पद्य और गद्य आता है, तो पद्य और गद्य आता है। तो पद्य को ये अभिमान कर छोड़ दिए थे कि मतलब तुक छंद को छोड़ दिया जाए, तो लय ही एक ऐसी चीज़ है जो पद्य को गद्य से अलग करता है। इसमें क्या होता है कि व्याकरण के नियमों का हम उल्लंघन करते हैं तो लय पैदा होती है, वहीं पद्य को गद्य से अलग करता है। अब यहाँ पर आए थे गद्य साहित्य पर। गद्य साहित्य में कथात्मक गद्य, दृश्य प्रधान गद्य और विचार प्रधान गद्य पढ़ता है। इसमें कथात्मक गद्य में हमको कहानी पढ़ना है और उपन्यास। कहानी में आपका प्रेमचंद की कहानियाँ हो गई और एक दुनिया समानांतर पढ़ना था। और इसमें उपन्यास में आपका महाभोज, दिव्या, गोदान, महिला आंचल हो गया। दृश्य प्रधान गद्य में आपका हो गया कि नाटक पढ़ना है। नाटक में भारत दुर्दशा, स्कंद गुप्त, आषाढ़ का एक दिन हो गया। और इसमें विचार प्रधान गद्य में निबंध और आलोचना पढ़ना है। निबंध में चिंतामणि, निबंध निलय हो गया। आलोचना, समीक्षा या समालोचना हो गया। अन्य विधाएं में हो गया आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, पत्र साहित्य, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्ट कार्ड। आत्मकथा क्या जीते जी लिखा जाता है, जीवनी मृत्यु के बाद होता है। इतना हो गया था आपका। अब यहाँ पर हम आए थे, यहाँ पे हम सेकेंड क्लास में आपका ये पहले ये क्या कहानी क्या है? एक विधा है। विधा है कहानी। अब यहाँ पर हम कहानी के इतिहास की पुस्तकें और दो प्रश्न पत्र। फर्स्ट में इतिहास है कहानी का, सेकंड में उसकी दो पुस्तकें जो है प्रेमचंद और एक दुनिया समानांतर की। तब यहाँ से कहानी क्या है? एक विधा है। विधा दो प्रकार की होती है, प्रकृति और ऐतिहासिक। ये पढ़े थे। प्राचीन काल में जो होता है आपका कथा है। आधुनिक काल से आपकी कहानी स्टार्ट हुई थी। इसके लिए एडगर एलन पो जो शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट का सराहनीय थे,
उनकी जासूसी और जासूसी और साइंस फिक्शन जैसी कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हुई थी। ये पश्चिम से लिया गया है कहानी। कहानी जो होता है इससे कोई सीख नहीं मिलती है, और जो कथा होती है इससे हमको सीख, जिसको हम शिक्षा कहते हैं, शिक्षा मिलती है। ये आदर्शवाद होती है कहानी, कथा और कहानी जो होती है यथार्थवाद होती है। कहानी आपकी यथार्थवाद होती है। अब यहाँ पर आते कहानी के तत्व में। कहानी के तत्व में हम कहानी के 6 तरह के तत्व हैं, हम पढ़ते हैं। कहानी के 6 तरह के तत्व हैं, जिसमें उद्देश्य हो गया। उद्देश्य का मतलब होता है कि लेखक किस उद्देश्य से उस कहानी को लिखा है। मतलब कि पाठक के जो पाठक पढ़ता है उस पर एक बहुत पाठक प्रभावित हो, इस उद्देश्य से लिखा जाता है। उसमें क्या होता है कि इसमें रचना, विचारधारा, दर्शन जो होता है उसमें खुला हुआ होना चाहिए, न कि थोपा हुआ होना चाहिए, जिससे पाठक प्रभावित नहीं होगा। अगर थोपा हुआ होगा तो उसमें कोई भी विचारधारा, दर्शन, रचना में घुला होना चाहिए, जिससे पाठक प्रभावित हो। क्योंकि किसी चीज़ को आप कोई चीज़ इंसान को अगर पता चल जाए कि ये चीज़ करने, ये हमको सिखाया जा रहा है, तो वो सीखता नहीं है किसी से जल्दी। इसीलिए अगर उसमें घुला हुआ है तो ज़्यादा प्रभावित हो जाए। जैसे बूढ़ी काकी को पढ़कर बहुत लोग प्रभावित हुए होंगे, और अपने घर के बूढ़े लोगों से कुछ दिन के लिए जो भी सही अच्छा व्यवहार करेंगे। और यहाँ आपका हो गया प्लॉट। सेकेंड आता है कथानक और कथावस्तु। फर्स्ट उद्देश्य। कहानी के 6 तत्व होते हैं। फर्स्ट उद्देश्य, दूसरा कथानक और कथावस्तु, जिसमें कथावस्तु थीम है, थीम कहा जाता है। इसमें कहानी की विषय वस्तु विश्वसनीय होनी चाहिए। कुछ ऐसे मूवी देखेंगे जिसको देखकर, जैसे साउथ की ज़्यादा ही मूवियाँ होती हैं, उसको देखकर विश्वास नहीं होता है, तो ऐसे ही विश्वसनीय होनी चाहिए। इन्हें नहीं कि बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय हो, जैसे देखकर लगे ही नहीं कि नहीं ऐसा हो सकता है। फिर प्लॉट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको कथानक कहते हैं। कथानक न जाती मतलब कमज़ोर पड़ जाता है अगर जब बहुत ज़्यादा धीमा ही हो जाए या तेज़ हो जाए, विराम ज़्यादा हो जाए, घटनाएं अधिक या कम हो जाए, बिखरा हो जाए, वो कथानक अच्छा माना जाता है। जिसमें कसाव हो और संबंध निर्वाह अच्छा हो, जिसमें कसाव होता है और संबंध निर्वाह अच्छा होता है। पात्र या चरित्र आदर्श से स्वाभाविक हो, परतंत्र या स्वतंत्र। आदर्श स्वाभाविक मतलब होता है कि जो उसका स्वभाव, एक इंसान का जो स्वभाव होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा ही न हो या बहुत ज़्यादा बुरा ही न हो। अच्छाई और बुराई के मिश्रण हर लोग में रहते हैं, तो वह ऐसे ही आदर्श हो। स्वाभाविक जो उसका स्वभाव, एक मनुष्य का जो स्वभाव रहता है कि विचलन हर लोगों के मन में रहती है, वो रहना चाहिए। कि साधु का वैराग की भावना साधु बनकर बैठे कि नहीं, मेरे मन में विचलन नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान मनुष्य आप हैं तो सबके मन में विचलन होता है। और परतंत्र और स्वतंत्र चरित्र का मतलब हो गया यहाँ पर कि मतलब स्वतंत्र जो चरित्र है, बहुत कम ही लेखक अपने चरित्र को स्वतंत्र करते हैं, तो वो अच्छी रचना मानी जाती है। जो परतंत्र होते हैं वो अपने हिसाब से लेखक उसको, जैसे कि उसको डायलॉग बुलवाते हैं, तो ये रचना अच्छी नहीं मानी जाती। तो पात्र या चरित्र हो गया, इसमें पात्र या चरित्र आदर्श से या स्वाभाविक हो, परतंत्र या स्वतंत्र। वातावरण जो है आपका पूरा परिवेश महसूस है, जैसे आप लोग कहते हैं कि पूरा माहौल बना दिए, डूब जाए, ऐसा हो, उसमें डूब जाने का मन करे। जैसे छोड़कर कोई भी रचना आप पढ़ रहे हैं तो उसको जल्दी छोड़ के ना उठे, एकदम डूब जाए उसी में, वही वातावरण हो गया। आपका भाषा शैली होगा कि पात्रानुकूल हो, पात्रानुकूल हो, स्थान व समय के अनुरूप हो। पात्रानुकूल मतलब है कि जैसा पात्र हो, मतलब कि गरीब कोई नीची वर्ग का पात्र है तो उससे आप इंग्लिश बोलवा दें, या फिर उच्च वर्ग का पात्र है तो वो भद्देश शब्द यूज करें, तो ये नहीं, एकदम देख करके जो जैसा है वैसा पात्रानुकूल
हो, भाषा शैली स्थान और समय के अनुरूप हो। जैसे वहाँ गांव का माहौल है तो ऐसा स्थान रहे, और समय जो है कि एक मतलब समय के अनुरूप हो, कि प्राचीन समय की है कोई कहानी तो उसमें कार दौड़ा दिया जाए, तो ये ना हो। भाषा शैली अनुकूल संवाद या कथोपकथन जो होता है चरित्र की सीधा बात हो। डायलॉग मतलब दो लोगों की बात, मोनोलॉग मतलब एक लोगों की बात। तो चरित्र की सीधा बात हो, छोटा और गतिशील हो, चुस्त हो। चरित्र की सीधा बात हो, छोटा और गतिशील हो, चुस्त हो। और ये आपको समझ में आ गया। कहानी के तत्व, कहानी के 6 तत्व हैं। उद्देश्य, कथोपकथन, कथा वस्तु या कथानक, पात्र या चरित्र, वातावरण, भाषा शैली, संवाद या कथोपकथन। ये अगर आप अभी से ही ध्यान में रखेंगे तो आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसी पर सब कहानी जो भी आएगा प्रश्न आपको लिखना पड़ेगा। अगर ये ध्यान में रहेगा तो आप अपने से क्वेश्चन बनाकर लिख सकते हैं। आगे थोड़ा और एक तक तो बढ़ जाएंगे। अब इसमें आता है कहानी पर प्रश्न आते हैं। कहानी पर प्रश्न, कहानी और कथा में अंतर हो गया। इसमें आप जो प्रश्न है उसको आप मतलब जो कम इम्पॉर्टेंट के प्रश्न है उसमें 1 स्टार, जो उससे अधिक है 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तक आप दे सकते हैं। इससे आपको एग्ज़ाम तक जाने में, एग्ज़ाम में लिखने में दिक्कत नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा आपकी जो नोट बनेगी वो ज़्यादा हैवी नहीं बनेगी, क्योंकि जो 1 स्टार के हैं उसको हल्का देख लीजिए बस। 2 स्टार के थोड़ा और इम्पोर्टेंट दे दीजिए, मतलब 4-5 स्टार तक ज़्यादा। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों पर विचार करते हुए उनकी कहानी कला का मूल्यांकन करें। जैसे ये इम्पोर्टेंट हो गया आपका, प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की कर्मभूमि ही नहीं बदले उसका कायाकल्प कर दिया, ये होगा। अब इसमें क्या हो, कहानी और उपन्यास में तुलना। आप लोग अपने से लिखने की अभी से आदत डालिए। 50-50, 100-100 शब्दों का धीरे धीरे तब विकसित हुआ, क्योंकि IAS परीक्षा लेखन कौशल का ही। आपका लेखन कला अगर आपके अंदर है तो आपको कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। मतलब कि बहुत पढ़ने कम पढ़ने से कोई अंतर नहीं। अगर आपके अंदर एक लेखन कला है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अभी से ही आप थोड़े थोड़े पढ़ रहे हैं, उसी पर 50 वर्ड अब कहानी और उपन्यास में तुलना करें। तो नोट्स पढ़ लीजिए और थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए। अभी जो बनाएंगे थोड़ा सही है, एक मतलब कि 1 महीने में, 1.5 महीने तक ले आप परिपक्व हो जाएंगे लिखने में। अब आते हैं नोट्स पे। नोट्स आप देखिए ऐसे बनाइए, मतलब कि एक पेज ले लीजिए। नोट्स सही हो गया, एक पेज ले लीजिए। यहाँ पर कोई टॉपिक है, वो टॉपिक हो गया आपका, और फिर उसके बाद उस टॉपिक के इम्पोर्टेंस जो है, जो 2-3 लाइन आप पढ़े हैं वो लिख लीजिए। फिर उसमें उद्धरण कोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर स्पेस छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब पूरी हिंदी साहित्य पढ़ लेंगे तो एक दूसरे को लिंक करेंगे। लिंक करने की क्षमता आप में विकसित होगी। जैसे कि यही सच है कि जो कहानी है उसको आषाढ़ का एक दिन नाटक से आप लिंक कर सकते हैं। फिर उसके बाद पद्मावती झांसी के पद्मावत, जो झांसी के पद्मावत से आप लिंक कर सकते हैं। आप में परिपक्वता बढ़ेगी तो फिर वैसे वैसे लिंक करते जाएंगे। तो हाँ, स्पेस छोड़ दीजिए या वो टॉपिक ले लीजिए, इस पे जो की वर्ड है वहाँ उस टॉपिक का वो नोट कर लीजिए, उद्धरण नोट कर लीजिए। ये नोट्स बनाने का आपका ये तरीका हो गया। क्योंकि नोट्स जितना हो हल्का बनाइए कि आप उसको एग्ज़ाम में रिवीजन कर सकें। और फिर उसके बाद एक दूसरी कॉपी बनाइए उद्धरण का। जो भी टॉपिक पढ़िए उसमें से जो उद्धरण है उसको लिखते जाइए और उसकी रोज़ रिवीजन करिए। क्योंकि हिंदी साहित्य में एक उद्धरण ही है जो अच्छा नंबर आपको दिलवा सकता है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे कफन पे आप लिखे हैं, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि लिखे हैं। तो आप लिखते जाइए
कि कफन कहानी में ऐसा हुआ, फिर उसके बाद उसका 1-2 उद्धरण नोट करते जाइए। हर पेज पे 1 और 2 उद्धरण रहना चाहिए एग्जाम में। तो ऐसे आंसर राइटिंग होगी हिंदी का। जैसे हो गया कि यहाँ पे अब 2 पेज है तो यहाँ पर ले लें कि क्वेश्चन है, फिर यहाँ से आप लिखना स्टार्ट किए, फिर यहाँ उद्धरण लिख दीजिए, फिर यहाँ से क्वेश्चन लिखते, फिर यहाँ से लिखते हुए यहाँ उद्धरण लिख दीजिए। नहीं क्वेश्चन आ रहा है, उद्धरण आधा ही याद है, तब पर भी उसी में कुछ आप बनाकर फ्रेमिंग कर सकते हैं। जब आप अभी से आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काकू लागो पा, तो यह प्रेमचंद का कबीर का है, तो सबसे अच्छा जैसे ऐसे ही करते गुरु गोविंद दोहु खड़े करके फिर ऐसा कबीरदास जी ने गुरु के बारे में सब गुरु की महिमा के बारे में सभी वर्णन किया, लेकिन कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। फिर आपको बस एक लाइन याद आ रहेगी गुरु गोविंद दोहु खड़े, तो ये उद्धरण नोट कर दीजिए। कबीर गुरु और भगवान के का वर्णन करते हुए उनके दिमाग में मतलब ये सोचते हैं कि दोनों गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हैं, किसके पाँव लागू तो उसने कबीर ने सोचा कि गुरु के ही पाँव अभी मैं नहीं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ, लेकिन आप एक लेवल तक पढ़ते पढ़ते मतलब आपको आंसर राइटिंग करने आ जाएगा। तो गुरु के ही पाँव लागे, तो इससे आपको थोड़ा बहुत भी लर्न होगा जो उद्धरण, तो आप यहाँ कोट कर सकते हैं। उद्धरण से आपकी आंसर राइटिंग अच्छी बनेगी, आंसर अच्छी बनेगी और आपको नंबर मिलेगा। ये होगा और मैं कल आपको डिस्कशन करूँगी आंसर राइटिंग पर और अच्छे से कि कैसे आप और अच्छे से आंसर राइटिंग अपना डेवलप करें। और फिर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। मैं और आंसर राइटिंग का तरीका कल डिस्क्राइब करूँगी।